अगर आप पहली बार में सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सीडीपी आपको अच्छे से आए, क्योंकि ये 30 नंबर की तो पूछी जाती है, साथ के साथ जो अन पोर्शन आपके होते हैं वहाँ पर भी जो पेडागॉजी 15-15 नंबर की पूछी जाती है, वहाँ के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैच करते हैं आपकी सीडीपी से। तो इसीलिए ये क्लास आपका बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। यहाँ पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो जनरल कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, लोगों को पता ही होने चाहिए अगर वो सीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहा है, इवन यूपीटेट के एग्जाम में बैठने जा रहा है। तो उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने बहुत ही कम टाइम में एक्सप्लेन किया है, और ये जो सेट है ये प्रीवियस सेट है, ताकि जो लेवल है क्वेश्चंस का वही रहे जैसा कि एग्जामिनर पूछता आ रहा है। ठीक है, तो चलिए नमस्कार, शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? देखिए, अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि भाषा का जो लैंग्वेज होती है, तो भाषा दो तरह से सीखी जाती है। लैंग्वेज को दो तरह से सीखा जाता है और दोनों आपको पता होना चाहिए। एक तो लैंग्वेज का एक्विजिशन होता है और दूसरा लैंग्वेज की लर्निंग होती है। आप सभी को पता होगा कि लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। जब भाषा को आप किसी विधिवत तरीके से सीखते हैं, किसी क्लासरूम में सीखते हैं या किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं, तो उस तरह के सीखने को लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब भाषा को आप स्वाभाविक तरीके से, कैसे स्वाभाविक ढंग से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में, अपने वातावरण में सीखते हैं, घर पड़ोस परिवार में सीखते हैं, तो उस तरह की भाषा सीखने को लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। मुख्यतः यहां पर आपकी मातृभाषा सीखी जाती है। जो मातृभाषा आप सीखते हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन कहलाती है, और जो फॉरेन लैंग्वेज या सेकेंड लैंग्वेज आप सीखते हैं उसको हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। तो यहां पर आपको दो पॉइंट क्लियर हो गए कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है। ऐसी भाषा सीखना जो स्वतः अपनी भाषा है, आप अपने माहौल में बोलते चालते सीख जाते हो, उसको लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। एक्वायर मतलब अधिग्रहण करना, और आप ऐसे अधिग्रहण कर लेते हैं, इसके लिए कोई स्पेशल आपको क्लासरूम की जरूरत नहीं पड़ती है। दूसरा है लैंग्वेज लर्निंग। इसके लिए आपको प्रॉपर क्लासेस, ग्रामर, रूल्स और वोकैब्स की डिमांड रहती है। ये आपको विधिवत तरीके से सीखनी पड़ती है। इस तरह की लर्निंग को लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? यहां पर जो क्वेश्चन है वो अलग है। हमने जो आपको चीज बताई ये लैंग्वेज से रिलेटेड अक्सर पूछी जाती रही है, इसलिए हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आप आइए अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन है कि जो अवधि है भाषा अर्जन के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सी है जो शारीरिक विकास होता है उसमें। तो देखिए, जन्म पूर्व अवस्था जो कि आपको पता है कितने माह की होती है? 9 माह की होती है। तो इस 9 महीने में बच्चा भाषा अर्जन नहीं करता है, बल्कि केवल यहां पर वोकल ऑर्गन डेवलप होते हैं। क्या होते हैं? वोकल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, और यही बस यहां पर विकास होता है भाषा के क्षेत्र में। कौन सी अवस्था में? जो बच्चा जन्म से पूर्व यानी गर्भावस्था में जो भाषा का विकास होता है, तो वहां पर कुछ भी वर्बल, कोई भी वर्ड्स वगैरह कुछ भी ऐसा पॉसिबली नहीं, आप भी समझ सकते हैं। तो यहां पर लेकिन ये पता होना चाहिए कि वोकल ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं जो भाषा बोलने में हमारी मदद करते हैं या जिनके माध्यम से भाषा को बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था। देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था को अगर हम नॉम चॉम्स्की की बात करें, अगर हम नॉम चॉम्स्की सर की भी बात करें, जो कि आपको पता है कि भाषा के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अग्रणी काम किया है, भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो चॉम्स्की सर ने ही दिया है। तो इन्होंने भी बाल्यावस्था को भाषा विकास के लिए सबसे अहम अवस्था माना। किसको? बाल्यावस्था को भाषा विकास के लिए सबसे अहम अवस्था माना। तो यही जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, यही अवस्था ऐसी होती है जहां पर भाषा का अर्जन सर्वाधिक संवेदनशील अवस्था के रूप में जाना जाता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोहल वर्ग के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? आप सभी को पता होना चाहिए कि कोहल वर्ग सर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया, तो इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो बच्चों पर किया। कई सारी उनको कहानियां वगैरह सुनाई, और उन कहानियों से अलग अलग बच्चों से पूछा कि इनके बारे में आपकी क्या सोच है। जैसे हाइंस डिलेमा आपने सुना होगा। तो ये तो एक पूरा टॉपिक है कोहल वर्ग सर का, लेकिन यहाँ पर हम फिर भी इसको चर्चा करेंगे, इसके जो भी स्तर बताए। आप सभी को पता होगा इन्होंने अपने 3 स्तर दिए।
किसके, नैतिक विकास के 3 स्तर दिए और प्रत्येक स्तर में 2-2 चरण दिए। कितने कितने, 2-2 चरण दिए। इस तरह से अगर कभी पूछा जाता है तो इन्होंने 6 चरणों में अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जो कितने स्तरों में बटा है, 3 स्तरों में बता है। पूर्व पारंपरिक अवस्था और उत्तर पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पर देखिए, पूर्व पारंपरिक अवस्था, यहां पर जो नैतिकता होती है, देखिए नैतिकता से मतलब ये होता है, आप किसी भी बात के बारे में, कोई भी आपके सामने अगर ऐसी नैतिक दुविधा आती है कि क्या करें और क्या ना करें, इस कंडीशन में आप क्या तर्क लगाते हो, वही चीज इन्होंने एक्सप्लेन करी। इन्होंने कहा कि अलग अलग एज के जो बच्चे होते हैं उनकी सोचने समझने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है, और इस चीज को इन्होंने क्या कहा कि हर जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये यूनिवर्सल, एक बात अब इस सिद्धांत में ये चीजें हम आपको और अच्छे से बताएंगे। इन्होंने क्या कहा, ये यूनिवर्सल होता है, मतलब चाहे जहां भी आप चले जाइए, जो नैतिकता का विकास है वो इसी तरह से होकर चलता है। जैसे पहली बताई पूर्व पारंपरिक अवस्था, इस अवस्था में जो बच्चा अपने नैतिकता संबंधी जो कार्य करता है वो किस पर करता है, दूसरों के डर या माहौल जो उसके आसपास होता है उसके अकॉर्डिंग वो नैतिकता प्रदर्शित करता है। मतलब जिसमें पहली जो चरण होता है वो आज्ञा एवं दंड की अवस्था है, मतलब बच्चा मार के डर से कोई काम को करता है, माता पिता या गुरु मारेंगे उसको इसलिए वो किसी काम को करता है। दूसरा होता है अहम केंद्रितता की अवस्था, कि बच्चा यहाँ पर अपने बारे में सब कुछ सोचता है, स्वार्थी बच्चा होता है। तो इस तरह की ये अवस्था होती है पूर्णतः बाह्य केंद्रित होती है। कैसी होती है, मतलब बाह्य शक्तियों पर केंद्रित होती है। जैसे उसके परिवार हो गया, वातावरण हो गया, समाज हो गया, इस पर पूर्णता वो मतलब इनके व्यवहार से उसका व्यवहार संचालित होता है। ठीक है, दूसरी हो गई पारंपरिक अवस्था। देखिए पारंपरिक अवस्था क्या होती है, यहां पर बच्चा जो नियम कानून होते हैं समाज के या सरकार के जो नियम कानून होते हैं उन कानून के अकॉर्डिंग ही बच्चा निर्णय लेता है। उसकी जो नैतिकता का आधार होता है वो नियम और कानून होते हैं जो कि समाज में व्याप्त होते हैं, और या जो भी सरकार के नियम होते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान होता है, प्रशंसा की अवस्था होता है, बच्चा गुड गर्ल गुड बॉय बनना चाहता है सबकी नज़र में, कहीं ना कहीं वो सामाजिक नियम फॉलो करता होगा तभी तो गुड बॉय गुड गर्ल होगा। तो ये अवस्थाएं होती हैं, कौन सी, पारंपरिक अवस्था होती है। ठीक है, अब आ जाते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था। देखिए उत्तर पारंपरिक अवस्था क्या होती है, जब बच्चा अपना संज्ञान लगा करके खुद सोचता है, नैतिक तर्क ऐसा देता है कि उसको किस चीज में, मतलब उसके अकॉर्डिंग कौन सी चीज सही है या गलत है। ऐसा नहीं किसी की डर से कर रहा हो, ऐसा नहीं कि किसी नियम और कानून की वजह से सिर्फ वो कर रहा है, बल्कि स्वयं का तर्क लगा करके जब वो नैतिक तर्क देता है तो इस तरह की अवस्था कौन सी कहलाती है, उत्तर पारंपरिक अवस्था कहलाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर नहीं बताएंगे क्योंकि ये तो पूरा सिद्धांत है अपने आप में। तो यहां पर क्या बात कही गई थी कि नैतिक विकास की एक अवस्था है, तो कौन सी हो जाएगी, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ये जो यहां पर थी सामाजिक समझौता वाली। ठीक है, तो यही हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहां पर कुछ दिए, प्रसुप्ति अवस्था, ये वियना के जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको दिया, सिगमंड फ्रायड सर ने, तो उनके सिद्धांत में इसको देखेंगे। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा कि जीन पियाजे सर ने जो अपनी 4 अवस्थाएं बताई उसमें एक अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उद्योग बनाम अधीनस्थ, ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी जो है, तो उसमें उद्योग बनाम अधीनता की अवस्था है जो कि 6 से 11 वर्ष तक की होती है। ठीक है, और ये 0 से 2, 2 से 7 और 7 से 11 वर्ष तक की होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चलिए इसको भी अभी आगे देखेंगे इस सिद्धांत को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे ज़्यादा देर नहीं रुकना है, हमें आगे जैसा आएगा वैसा डिस्कस करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आप चीज़ों को देखिए, बहुत आसान हो जाएगा जब आप सारे सिद्धांत लगभग यहाँ पर जितने पूछे जाते हैं हमारी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं तो वो लगभग सभी सिद्धांत आ जाते हैं। सीटेट की बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो अपने पैटर्न को ही दोहराता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप या डाउन कर सकता है, भाषा को थोड़ा सा बदल सकता है, लेकिन जो वो पैटर्न रखता है कि अगर उसको वाइगोत्स्की से पूछने हैं, पियाजे से पूछने हैं, कोलबर्ग से पूछने हैं, चॉम्स्की
परिसर से भाषा का क्वेश्चन पूछना है, लैंगिकता पे एक क्वेश्चन पूछना है, तो समावेशी कक्षा पे एक पूछना है, तो वो पूछेगा। तो इस तरह के पैटर्न ही दोहराए गए हैं पिछले आप सालों के पेपर उठा लीजिए तो वही यहां पर आपको मिल रहा है। देखिए, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, तुरंत आपको समझ में आ गया होगा कि ये जेंडर से संबंधित क्वेश्चन है, यानी लिंग संबंधी क्वेश्चन है। तो यह विकास, यह ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है, यह किस चीज का उदाहरण है कि वो एक जेंडर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, एक जेंडर पे ज्यादा फोकस कर रहा है, किस पर, लड़कों पर ज्यादा कर रहा है, लड़कियों पर उतना नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले हमें इन चारों को समझना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं पूछ दिए जाते हैं। तो पहले समझते हैं जेंडर पक्षपात क्या होता है। जेंडर पक्षपात होता है कि जब आप किसी जेंडर विशेष को ज्यादा प्रमोट करें किसी भी मामले में, तो इसे हम क्या कहते हैं, जेंडर पक्षपात कहते हैं। ठीक है, जेंडर पक्षपात क्या होता है, जब आप किसी जेंडर विशेष को ज्यादा प्रमोट करें किसी चीज में, तो इसे जेंडर पक्षपात कहेंगे, ऑब्वियसली, है ना। जैसे कि इसका उदाहरण भी देख लीजिए, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है, आपने यहाँ पर इस तरफ से ये लड़कियां हैं और इधर क्या है, लड़के, तो किसी एक को ज्यादा बढ़ावा देना, तो इसे जेंडर पक्षपात कहेंगे। जेंडर पहचान क्या होता है, जेंडर पहचान ये होता है जब कोई बच्चा उस स्टेज पे पहुंच जाता है अपनी एज की कि वो अपने जेंडर को समझने लगता है और दूसरे के जेंडर को भी समझने लगता है, तो इस कंडीशन को जेंडर पहचान कहते हैं। जैसे टॉयलेट होता है तो वहां पर होता है ना कि ही है या शी है, तो बच्चा जाता है, कंफ्यूज नहीं होता है, अगर बॉय है तो वो ही वाले में चला जाता है और अगर लड़की है तो वो शी वाले में चली जाती है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जेंडर की पहचान कहते हैं। जेंडर संबद्धता क्या होता है, देखिए जेंडर संबद्धता को ही जेंडर रूढ़वादिता कहते हैं। जेंडर संबद्धता को ही जेंडर क्या कहते हैं, रूढ़वादिता कहते हैं, रूढ़वादिता कहते हैं, जिसे जेंडर स्टीरियोटाइप कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप। और यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जेंडर के ऊपर पूछा जाने वाला है। ये होता क्या है, पहले ये समझिए, कुछ चीजें प्री डिसाइडेड होती हैं, समाज में व्याप्त हैं, जिसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, समाज में व्याप्त है, उन्होंने मान रखा है कि लड़कियां अच्छी ड्राइवर नहीं हो सकती हैं, तो इस तरह की, या लड़के अच्छा खाना नहीं पका सकते हैं, बहुत ही बेसिक चीज है जो हर कोई आपको बताता होगा। तो इस तरह की चीजें जो पहले से चली आ रही हैं, उनको ही फॉलो करना जेंडर संबद्धता कहलाता है। आपने संबद्ध कर दिया, चीजों को जोड़ दिया किसी जेंडर विशेष से, आपने कुकिंग को महिलाओं से जोड़ दिया और बाहरी कामों को किससे, पुरुषों से जोड़ दिया, तो आपने संबद्ध कर दिया है, इसे ही जेंडर संबद्धता कहते हैं। और यह पूर्णता पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरिट के अनुसार, आप योग्यता के अनुसार न करके सिर्फ जेंडर के अकॉर्डिंग किसी को किसी एक तरफ धकेल रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण है, गलत है समाज के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसे ही जेंडर संबद्धता कहते हैं। ठीक है, शायद एक उदाहरण भी आगे होगा, जैसे कि ये देखिए, वो कोई बच्चा अगर छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं माँ ही उसका पालन पोषण करेगी और पिता तो बैठ के आराम से चाय के साथ अखबार पढ़ेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये जेंडर स्टीरियोटाइप हो गया। आगे देखिए, जेंडर समरूपता। जेंडर समरूपता से मतलब होता है कोई भी जेंडर हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, उस कंडीशन में आप ये बिल्कुल भी विभेद नहीं करेंगे। समरूपता मतलब उसमें समान रूप से उनके साथ, किसके आधार पर, उनके गुणों के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, योग्यता के आधार पर, जैसा उनके लिए जिस क्षमता को वो रखते होंगे उस क्षमता के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाएगा। तो इसे ही जेंडर समरूपता कहते हैं। शायद इसका भी आगे हमने कोई उदाहरण दिया हो। हाँ ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर फीडिंग करा रहा है पिता और ऑफिस में वर्क कौन कर रही है, उसकी माँ कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ये सब क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा तो हमारा क्वेश्चन क्या था, लड़कियों की तुलना में, तो ये क्या हो जाएगा, आपने लड़कों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं तो जेंडर पक्षपात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़वादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता। देखिए, जेंडर रूढ़वादिता अभी हमने आपको बताया कि आपने पहले से जो पूर्वाग्रह हैं आपके दिमाग में हैं, उनसे आपने मान रखा है कि लड़कियों के लिए ये चीज़ें हैं, लड़कियां हैं तो ड्राइविंग नहीं कर सकती हैं या सेना में नहीं जा सकती हैं, लड़के हैं तो स्टंट कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये आपने पहले ही, क्योंकि समाज में ऐसी चीज़ें व्याप्त हैं, आपने भी ये सोच के चल रहे हैं, तो ये जेंडर रूढ़वादिता हो गई, अभी हमने आपको बताई। अब बात करते हैं जेंडर भूमिका अनुरूपता। ये एक ही चीज़ है, जैसे कि कहा जाता है कि अगर कोई
किसी के पिता की डेथ हुई है तो उसकी चिता को आग कौन देगा? ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे समाज में क्या व्याप्त है कि कोई लड़का ही, जो बड़ा लड़का होगा वो उसको अग्नि, मुखाग्नि जिसे बोलते हैं, मुखाग्नि देगा। तो क्या आपने सुना है जनरली कि कोई लड़की जाकर मुखाग्नि दे, है ना? इसी चीज को ये कहना चाह रहा है कि जेंडर भूमिका अनुरूपता, किसी जेंडर के साथ में जो भूमिकाएं हैं उनको जोड़ दिया जाना, अनुरूपता को कम करना है। और ये गलत है, आप भी समझते होंगे ये चीज गलत है। को कम करने के लिए निम्न में कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो हम ऐसा क्या करें कि ये चीज समाज में कहीं ना कहीं कम हो? तो देखिए पहला उदाहरण क्या है, ऑप्शन क्या है, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करके। इस दुनिया में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सलूशन उसकी परिचर्चा से ना निकले। यानी अगर आप किसी भी प्रॉब्लम पे चर्चा करते हैं तो उसका सलूशन आपको मिल सकता है। तो ये पॉइंट कहीं ना कहीं सही है। फिर भी देख लेते, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। अगर हम जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देंगे तब तो और ज्यादा जेंडर रूढ़िवादिता बढ़ेगी, है ना? आप लड़कों से लड़कों वाले काम जो डिसाइडेड, जो सोच के रखे हैं वो कराएंगे, लड़कियों से लड़कियों वाले काम सोच के कराएंगे, तब तो ये और ज्यादा बढ़ेगा। तो विशिष्ट भूमिकाएं अदा नहीं करवाएंगे बल्कि सामान्यीकरण करेंगे। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना। आप यहां पर खेलने के लिए लड़कियों वाले जो गेम्स हैं वो अलग हैं, आप बस वही खेलो। खो खो क्या क्या होते हैं हमें तो पता भी नहीं है, वो लड़कियों वाले गेम्स होते हैं। कहेंगे क्रिकेट नहीं लड़कियां खेलेंगी क्योंकि वो खेल नहीं सकती हैं, लेकिन आज तो सब कुछ चल रहा है ना, क्योंकि दुनिया तो बदल रही है। तो आप पृथक खेल उनके लिए बना के रखे हुए हैं कि वही घर पे बैठने वाले गेम्स। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। देखिए को एजुकेशन का मतलब ही होता है कि लड़का और लड़की साथ में बैठ के पढ़े, एक दूसरे से सीखे। बहुत सारी चीजें होती हैं, क्योंकि वो सारी चीजें कहते हैं ना, जब एक समावेशी कक्षा होती है तो उसका महत्व तभी उजागर होता है जब सभी लोग साथ मिलकर काम करते हैं और पढ़ते हैं वहां पर, तो सबकी एक दूसरे की चीजें वो सीखते हैं। और यहां पर ऐसा क्या है, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था ही आप अलग अलग करे दे रहे, तो आप एज अ टीचर ही वहां पर स्टीरियोटाइप बने बैठे हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा? क्या इसका आंसर हमने आपको बता दिया था? हाँ, इसका आंसर कौन सा था? पहला था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? देखिए यहां पर जो बात कह रहा है वो पहले तो ये देखिए, सक्रिय जिज्ञासु, एक्टिव लर्नर होता है बच्चा, ये पियाजे सर भी कहते हैं और वाइगोत्स्की सर भी कहते हैं। बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक होता है, इसको पियाजे सर भी कहते हैं। ठीक है, आपने भी ये उनकी थ्योरी में देखा होगा। तो यहां पर वो क्या कहता है, इसके अनुरूप सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया। लेकिन इन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु को भी महत्व दिया। तो आप सभी जानते होंगे ये सिद्धांत किसका है? वाइगोत्स्की सर का। किसका है? वाइगोत्स्की, क्या सही लिख रहे हैं? वाइगोत्स्की सर ने ये सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत का नाम है क्या है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इस सिद्धांत में इन्होंने ये कहा था, सामाजिक जो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है उसमें ये कहा था कि कोई भी बच्चा होता है वो अपने से अधिक जानकार द्वारा, जो उससे अधिक जानकार होता है, अपने से अधिक जानकार द्वारा कुछ ना कुछ समाज में सीखता रहता है और वो अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। कैसे सीखता है? अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है और इसे ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं। ये वाइगोत्स्की सर ने थ्योरी दी। फिर यहां पर क्या है, देखिए जेबी वॉटसन सर ने क्या दिया, ये व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए? बिहेवियरिज्म के लिए जाने जाते हैं, व्यवहारवाद के लिए जाने जाते हैं। कौन? वाटसन सर जाने जाते हैं। लेव वाइगोत्स्की का ही ये सिद्धांत है जिसकी चर्चा हो रही है, लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। अच्छा चलिए ठीक है। जीन पियाजे का जो सिद्धांत है वो क्या है? उनका है कॉग्निटिव थ्योरी, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। क्या है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने ये कहा, जीन पियाजे सर ने ये कहा कि जो बच्चा होता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसी के अनुरूप ही उसका संज्ञान, यानी सोचने समझने तर्क करने विचार करने की क्षमता ही संज्ञानात्मक क्षमता कहलाती है। उसका विकास उसकी एज के अकॉर्डिंग होता है, जिसको इन्होंने कितने चरणों में बताया था? इन्होंने इसकी 4 स्टेजेस दी हैं। ठीक है, लेटर विल डिस्कस ऑन दैट। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया जीन पियाजे सर ने। ठीक है, अब आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग सर ने क्या, अभी हमने आपको बताया कि नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। कोहलबर्ग ने क्या दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने
3 स्तर और उसके अंतर्गत प्रत्येक के अंतर्गत 2-2 चरण यानी 6 चरण कुल मिलाकर दिए थे। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ही बताना था कि लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक जो सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए जिगसॉ पहेली को करते समय 5 साल की जो नजमा है, 5 साल की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है, नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे ये जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की जो वार्ता है यानी स्पीच है, इस टाइप की जो स्पीच है वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा जब कोई कार्य कर रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं अपने आप से भी बातें करता है। वो इसलिए करता है कि वो उस टाइम पर अपने कार्य को निर्देशित कर रहा होता है, नियंत्रित कर रहा होता है और अपने आप को बता रहा होता है उस चीज के बारे में, खुद को भी समझा रहा होता है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इस तरह की वार्ता को जो वाइगोत्स्की सर हैं वो निजी वार्ता कहते हैं, इसे व्यक्तिगत स्पीच कहते हैं। ठीक है, प्राइवेट स्पीच इन्होंने कहा, क्या कहा, प्राइवेट स्पीच कहा, किसने, वाइगोत्स्की ने। तो फिर इसी तरह की वार्ता जब कभी कभी पूछी जाती है, जीन पियाजे सर ने इसको क्या कहा था, तो इस तरह की भाषा को उन्होंने आत्म केंद्रित या अहम केंद्रित भाषा कहा। किसने, पियाजे सर ने। अहम केंद्रित या आत्म केंद्रित भाषा का पियाजे सर ने, और व्यक्तिगत वार्ता कहा या निजी वार्ता कहा, प्राइवेट स्पीच कहा वाइगोत्स्की सर ने। देखिए जोर से बोलने से कोई बता नहीं, पाड़ या ढांचा क्या होता है, पाड़ या ढांचा या इसे स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं, स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है, आप बहुत ही देसी लैंग्वेज में इसको समझिए कि एक मचान होता है। जब कभी खेत में कोई फसल होती है तो वहां पर चिड़ियों से उस फसल को बचाने के लिए मचान या मैरा वहां पर बनाया जाता है, और वो तब तक बनाया जाता है जब तक की जरूरत होती है। जब जरूरत खत्म हो जाती है तो उसको हटा दिया जाता है। इसी तरह से किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को स्पेशली अगर हमें कुछ सिखाना है तो उसको दी जाने वाली जो अस्थाई मदद है वो मदद ही क्या कहलाती है, पाड़ या ढांचा कहलाती है। अस्थाई मदद, जिसको जब वो सीख जाएगा तब हम हटा लेंगे, इसीलिए उसको अस्थाई बोला जाता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, आगे इसके बारे में और थोड़ा सा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जिगसॉ पहेली को करते समय अच्छा ये देखिए, इसके फोल्डिंग, ये बताया हुआ भी है, इसके फोल्डिंग। कोई साइकिल चलाना सीख रहा है बच्चा तो उसके जो ग्रैंडफादर हैं उसको हल्की सी मदद दे रहे हैं, और इसे ही इसके फोल्डिंग कहा जाता है। जब वो आगे जाके थोड़ा सा ऐसे ले जाएंगे और थोड़ा सा फिर आगे छोड़ देंगे जाके, तब वो खुद भी चलाने लगेगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना। वही बात हो गई ना, जिसे क्या कहते हैं, तो इसे ही पाड़, ढांचा या इसके फोल्डिंग कहते हैं। अभी हमने आपको बताया। प्रबलन क्या होता है, देखिए प्रबलन या रीइंफोर्समेंट होता है, जिसे पुनर्बलन कहते हैं। बीएफ स्किनर ने इसके बारे में बात कही थी अपने सिद्धांत में, जिसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं, जो उन्होंने चूहों पर किया था। उन्होंने ये कहा था, कोई व्यक्ति अगर कुछ सीखना चाहता है, कोई भी जीव कुछ सीखता है, तो अगर उसके बदले हम उसको कोई पुनर्बलन देते हैं तो सीखने की जो गति है वो तेज हो जाती है या सीखना स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट जो किया था बीएफ स्किनर ने, और चूहों पर ही उन्होंने थ्योरी दी कि अगर उनको कोई वो जो खाना है वो मिल जाता है तो उसको जल्दी वो सीख लेते हैं। ये पूरी थ्योरी है जो हम थ्योरी में पढ़ेंगे जब व्यवहारवाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें पुनर्बलन के बारे में पता होना चाहिए। तो वो यही होता है कि कोई भी ऐसी चीज देना जिससे कि सीखने वाला अपनी गति को तीव्र करे या स्थायी वो सीखना हो जाए, उसे हम प्रबलन या पुनर्बलन कहते हैं। अनुबंधन क्या होता है, अनुबंधन आपने देखा होगा जो इवान पावलोव का सिद्धांत था, तो इवान पावलोव के सिद्धांत में उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था और वहां पर उन्होंने अनुबंधन के बारे में बात की थी। अनुबंधन क्या होता है, हम आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताते हैं सीधा उदाहरण से। खाना एक ऐसा उत्प्रेरक है जो किसी के सामने रखा जाएगा तो उसको लार आएगी। तो खाने के रखने से लार आती है तो ये कैसा होगा, स्वाभाविक उद्दीपक होगा। लेकिन अगर उसी के साथ आप घंटी को जोड़ देते हैं और घंटी बजाते हैं, आप खाने के अलावा घंटी बजाइए, क्या किसी के लार आएगी, नहीं आएगी। लेकिन यहां पर उन्होंने प्रयोग किया तो घंटी बजा करके खाना देने लगे। फिर पहले खाना देते थे, लार आती थी, फिर घंटी बजा के खाना देने लगे। तो
कई बार ऐसा जब हुआ तो जैसे ही घंटी बजाई जाती थी तो कुत्ते की लार आ जाती थी। देखिए घंटी से कभी लार नहीं आ सकती क्योंकि वो अस्वाभाविक उत्प्रेरक है, घंटी का लार से कोई संबंध नहीं। लेकिन क्योंकि उसको जोड़ दिया गया था खाने के साथ में, इसका क्या कर दिया गया, अनुबंधन कर दिया गया, जोड़ दिया गया, इसीलिए घंटी बजने पर भी लार आती है। हम आपको यहां पर इतना ही बताएंगे, इससे ज्यादा यहां पर नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे कि बच्चों के बारे में कहा जाता है कि झूले वगैरह, छोटे केजी किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं उनके लिए, पीजी वगैरह बच्चों के लिए झूले वूले खूब चीजें लगाई जाती हैं स्कूल में। क्यों लगाई जाती है, ताकि बच्चे उनसे जुड़ करके विद्यालय जाना शुरू कर दें, और एक बार जाना शुरू कर देते तो हम लोग अपना पूरा पोथन्ना उनको शुरू कर देते हैं पढ़ाना। बस यही वो उदाहरण है किसका, पावलोव के द्वारा, ठीक है। मॉडलिंग ये है शायद जो सिद्धांत दिया था बंडूरा सर ने, उसमें मॉडलिंग आया था, मॉडलिंग के बारे में अल्बर्ट बंडूरा ने कहा, कनाडा के मनोवैज्ञानिक थे। पाड़ या ढांचा अभिमचान हमने आपको बताया था, वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। देखिए जीन पियाजे सर ने अपनी 4 अवस्थाएं बताई, यानी कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो उसके सोचने समझने तर्क करने की क्षमता का जो विकास होता है, वो 4 चरणों से होकर जाता है। पहली अवस्था जो होती है वो जन्म से 2 वर्ष तक होती है, जिसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चे की जो क्रियाएं होती हैं वो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज होती हैं। मतलब बच्चा कुछ सोचने समझने के बजाय जो उसके अंदर मूल प्रवृत्ति होती है, हम सभी के अंदर जन्मजात मूल प्रवृत्तियां होती हैं। मैकडूगल सर ने बताया 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में। तो जो हमारे अंदर मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन्हीं मूल प्रवृत्तियों के कारणवश जो हम व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार कहां पर झलकता है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था यानी फर्स्ट स्टेज में झलकता है। दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ऐसी अवस्था होती है जहां पर बच्चा कोई भी संक्रिया नहीं कर पाता है, कोई किसी भी प्रकार की संक्रिया नहीं कर पाता है, ना संबद्धीकरण कर पाता है। उसका जो सोचना होता है वो अतार्किक, असंबद्ध, अव्यवस्थित होता है। बात को समझिए, अतार्किक, असंबद्ध, अव्यवस्थित सोचना होता है। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी संक्रिया यहां पर प्रोसेस नहीं कर पाता है, ठीक है। और पहली क्या थी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तीसरी अवस्था इनकी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से मतलब होता है यहां पर बच्चा जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो भी चीजें उसको भौतिक रूप से दिखाई देती हैं, उनके बारे में वो वर्गीकरण कर लेता है, उसमें विभेद कर लेता है, उनके बारे में समझ डेवलप होती है। तो जो भी उसके चारों तरफ का एनवायरमेंट होता है उसके बारे में एक उसको संकल्पना डेवलप हो जाती है, उसे ही अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त में क्या होता है, या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा ऐसे बिंदुओं पर भी सोच विचार तर्क कर सकता है जो उसके सामने समकक्ष नहीं होते। जैसे कि अमेरिका की पॉलिसी जो इसमें चल रही है, तो वो उसके दूरगामी परिणाम भारत पर क्या हो सकते हैं। तो इस तरह के जो चीजें होती हैं, इस तरह के जो विचार होते हैं, उन पर अपना तर्क रख सकता है। तो वो किस स्टेज का बच्चा रख सकता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का बच्चा रख सकता है। हमने बहुत शॉर्ट में आपको पूरा सिद्धांत बता दिया है इनकी। चलिए लाइट कट हो गई थी, देखिए आगे। तो हमने आपको 4 अवस्थाएं बता दी थी जो भी इनकी होती हैं, है ना, 4 अवस्थाएं बता दी। तो यहां पर क्वेश्चन था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, तो हो जाएगा यहां पर आपका ऑप्शन संरक्षण, कक्षा समावेशन। संरक्षण गुण आ जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक्चुअली ये उसी का है जो स्टेजेस अभी हमने आपको बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। पियाजे की संरचना कौन सी है, और जैसा कि पता है कि पियाजे सर ने कौन सा सिद्धांत दिया था, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी मस्तिष्क के विकास का सिद्धांत जो कि एज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं स्कीमा की। देखिए अगर स्कीमा की बात करें तो स्कीमा से मतलब होता है कि हम जो कुछ भी किसी चीज के बारे में जानते हैं, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑफ सेट्स होता है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, उसको स्कीमा कहा जाता है। आप मोबाइल चलाना जानते हैं, आप अपने शूज के लेसेस बांध लेते हैं, या आपको किसी पक्षी के बारे में जानकारी है, आपने कुत्ता देखा है तो आप कुत्ता के बारे में जानते हैं कि इस तरह की जो जानवर होता है उसे कुत्ता कहते हैं। तो ये सभी चीजें जो आपने सीखी हुई हैं, लर्न है, उसको आप क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। जो भी जानकारी आपको है किसी भी चीज के बारे में, उसे हम स्कीमा कहते हैं। अब फिर होता है एसिमिलेशन। क्या होता है, एसिमिलेशन होता है उस स्कीमा में, जैसे आपने किसी कैट को देखा था, तब आप कैट को देखकर कैट कहेंगे, लेकिन अगर आपने किसी शेर के बच्चे को भी देख लिया तो उसको भी
हो सकता है कोई बच्चा जो है वो उसको भी कैट का बच्चा ही समझे या कैट ही समझे। तो इन दैट केस जब कोई नई जानकारी और दूसरा आपको बताए कि ये कैट नहीं है, इट्स नॉट अ कैट बट अ कब, लेकिन एक बल्कि क्या है, एक कब है ना। तो उस कंडीशन में आप किसी नई जानकारी को सीखते हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। और अपनी पुरानी जानकारी में परिवर्तन करना ही, कैट से आप कब की तरफ जाते हैं तो परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, एक्मोडेशन कहलाता है। ये इनके सिद्धांत में हम डिटेल में समझेंगे। यहां पर क्या बात है, चलिए ये तो स्कीमा हो जाएगा ऑप्शन। संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है, तो ये स्कीमा हो जाएगा। अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है, ठीक है। तो ये बंडूरा सर ने दिया था। अनुबंधन हमने आपको बताया था कि किस तरह से पावलोव सर ने कुत्ते को घंटी और भोजन के बीच उसका अनुबंधन करा दिया था। जो कुत्ता सीखा था, है ना, लार गिरा रहा था, तो घंटी के साथ भी वही उसका अनुबंधन हो गया था। प्रबलन रीइंफोर्समेंट थ्योरी बीएफ स्किनर की हमने आपको भी लेटर बताई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, अवलोकन अधिगम, ठीक है, और सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अल्बर्ट बंडूरा, अभी हमने आपको बताया था। इन्होंने भी बच्चों को कुछ चित्र दिखाए, कुछ वीडियोस दिखाए, कुछ हिंसात्मक वीडियोस दिखाए, तो उसके बाद उनसे पूछा गया। तो ठीक है, इस थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में यहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। देखिए आकलन की बात अगर हम कर लें, अब ये थोड़ा सा जो थ्योरीज थी अब उनसे हटके क्वेश्चन है। अभी तक जो 10 क्वेश्चन थे तो वो कैसे क्वेश्चन थे, थ्योरीज वाले थे, वहां पर शब्द ऐसे आए थे जो किसी ना किसी सिद्धांत में दिए गए थे, तो वो चीजें थी। अब यहाँ जो क्वेश्चंस हैं ये आगे के क्वेश्चन है, आकलन क्या होता है और जो बीमारियां हैं, पठन वैफल्य है, इस तरह की ये क्या होती हैं, इसके अलावा आपके वंचित समूह क्या होते हैं, उससे रिलेटेड समावेशी शिक्षा क्या है, अब वो क्वेश्चन आएंगे। देखते हैं आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना। देखिए हम किसी को ग्रेडिंग देने के लिए वहां पर नहीं बैठे हैं कि हमने आकलन किया और बच्चे को ABC ग्रेड में बांट दिया, हम ग्रेडिंग करने के लिए नहीं बैठते हैं, ऐसा हमारी NEP नहीं कहती है, ठीक है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों के प्राप्तांकों के आधार पर उनको नामांकित करना, फिर से वही बात आ गई, जो हमने प्राप्तांक प्राप्त किए हैं किसी भी परीक्षा से, आकलन से जो बच्चे ने प्राप्तांक आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसका नामांकन करेंगे। फिर से वही बात आ गई ना कि आप अंकों के आधार पर या किसी की मार्क्स के आधार पर ही क्या कर रहे हैं, उसका एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आगे देखिए, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना। आप रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए नहीं बैठे हैं कि हमें बस ये देखना है कि कोई बच्चा पास है या फेल है। तो यहां पर सबसे जो उचित ऑप्शन हो जाएगा, जो सही हो जाएगा, वो संबंधित अवधारणाओं को, जो आप कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहे हैं, उन कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों की स्पष्टता देखें कि क्लियरिटी कितनी है उन कॉन्सेप्ट को लेके। इसके अलावा हमें उनमें जो डाउट्स हैं उन डाउट्स को भी हमें क्लियर करना चाहिए, ऐसा आकलन होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। वैसे तो बुद्धि अपने आप में एक पूरा चैप्टर है और बुद्धि के बारे में, बुद्धि की अवधारणाएं क्या, बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं, तो बहुत सारी चीजें बुद्धि के बारे में हैं। बुद्धि परीक्षण बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिए, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ इतना जानना है कि निम्नलिखित कथनों में बुद्धि के बारे में सही कौन सा है। तो देखते हैं क्या चीज है जो बुद्धि के बारे में सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। देखिए कहीं ना कहीं कुछ हद तक ये क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है ये सही है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय निर्धारित होती है, लेकिन यहां जो ये वर्ड लग गया है कि नहीं, समय ही निर्धारित होती है, तो ऐसा नहीं है। बुद्धि से जब हम बात करते हैं तो बुद्धि हमें सिर्फ जन्मजात प्राप्त नहीं होती है, बल्कि हम पर्यावरण, वातावरण में रहकर उसमें परिमार्जन भी करते हैं, बहुत कुछ नया ऐड भी करते हैं और परिमार्जन करके उसमें और ज्यादा उसको हम डेवलप कर सकते हैं, है ना, चीजों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जितना कोई बच्चा पैदा हुआ उतना ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहते हैं ना जन्म के समय ही निर्धारित होती है, तो यही वर्ड ही गलत लग गया। बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा या निर्धारित किया जा सकता है। देखिए मानकीकृत परीक्षण होते, कुछ स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं, उनके अनुसार देखिए ये सही है कि कुछ परीक्षणों द्वारा बुद्धि को मापा जा सकता है, लेकिन यहां पर जो वर्ड दे रहे हैं ना, सटीक रूप से मापा जा सकता है, ये चीज गलत है। कभी भी बुद्धि को पूर्णता, बिल्कुल सटीकता के साथ ऐसा कोई परीक्षण नहीं बना है जो बुद्धि को बिल्कुल एक्यूरेट सटीकता के साथ माप सके, तो इसलिए ये ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। बुद्धि एक एकात्मक कारक है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो पहला सिद्धांति दिया गया था, यूनिफैक्टर थ्योरी दी गई थी, जिसका बाद में खंडन हो गया कि
उसकी बुद्धि एकात्मक नहीं है बल्कि ये बहुआयामी है। कैसी है? बहुआयामी है, जिसको ये बहुआयामी बुद्धि किसने दी है? हार्वर्ड गार्डनर ने जो अपना बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें उन्हें बुद्धियों कई सारी बुद्धि के बारे में बताया कि ऐसा नहीं है कोई बच्चा अगर भाषा में पारंगत नहीं है तो वो मैथ्स में नहीं हो सकता है मैथ्स में अच्छा ना हो तो वो किसी खेल में अच्छा हो सकता है। तो ढेर सारे उन्होंने ऑप्शन बताए थे, करीब वर्ड स्मार्ट, लॉजिक स्मार्ट, नेचर स्मार्ट हो सकते हैं, सेल्फ स्मार्ट, पिक्चर स्मार्ट, म्यूजिक स्मार्ट, मतलब किसी भी क्षेत्र में बच्चा स्मार्ट हो सकता है, उसका बुद्धि का क्षेत्र अच्छा हो सकता है। तो बस यही बात हो जाएगी, बुद्धि बहुआयामी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रूही हमेशा समस्या के एकाधिक यानी एक से अधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। देखिए जब बात मौलिक की आती है तो मौलिक का मतलब होता है नया जो नहीं हुआ है अभी तक, उसी को हम क्या कहते हैं? मौलिक कहते हैं। ठीक है, होती है। रूही की किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? तो सृजनात्मकता का प्रदर्शन कर रही है। सृजनात्मक विचारक वो होते हैं जो लीक से हटकर सोचते हैं। लीक से हटने वाले विचारकों को ही सृजनात्मक चिंतन वाले लोग कहते हैं, और ऐसी जो सोच होती है वो मौलिक सोच कहलाती है। कैसी कहलाती है? मौलिक सोच कहलाती है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। अभिसारिक चिंतन होता है जो किसी पॉइंट पर सेंटर्ड रहे, किसी पॉइंट पर कैसा रहे? सेंटर्ड रहे। ऐसी सोच को, ऐसे चिंतन को अभिसारी कहते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट है ना, कैसा हो? टू द पॉइंट हो। अगला है अनम्य। अनम्य जिसमें कोई लचकता ना हो जिसके विचारों में, सोच में, तो ये तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। आत्म केंद्रित, जो आत्म को केंद्र रखकर विचार करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से मतलब क्या होता है? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वंचित समूह होता क्या है। देखिए ऐसे बच्चे जो शोषित, वंचित, पिछड़े और जनजातीय वर्ग से आते हैं, जो मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनके बच्चों को जब आप देखेंगे तो आपको खुद ही लग जाएगा कि कहीं ना कहीं शिक्षा ही नहीं अपितु भोजन और जो जरूरी सुविधाएं हैं उनसे भी वो विमुख होते हैं, वो भी उनको नहीं मिल पाती हैं। तो ऐसे समूहों को क्या कहा जाता है? वंचित समूह कहा जाता है। तो इनके बारे में यहां पर क्वेश्चन क्या आ रहा था? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या क्या करना चाहिए? आप सभी जानते होंगे कि इस तरह के बच्चे, आपको जब सर्वे कराया जाता है गांव वगैरह में, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 14 साल से नीचे की उम्र के भी होते हैं, वो भी विद्यालय नहीं जा रहे होते हैं, जबकि हमें पता है कि 6 से 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो अनिवार्य की जा चुकी है ना, हमारा जो आरटी एक्ट था उसके द्वारा। तो यहां पर ऐसे बच्चे जो सहभागिता नहीं कर रहे हैं शिक्षा में, तो उनके लिए हम एक शिक्षक होने के नाते क्या कर सकते हैं? वही यहां पर बात है। बच्चों को विद्यालय छोड़ने के लिए कहना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनको विद्यालय क्यों छुड़वा देंगे भाई? इस स्थिति को जैसी है स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर चीजें जैसी हैं वैसी ही स्वीकार कर लेनी चाहिए, तो कभी सुधार तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सुधार के लिए तो यू हैव टू टेक सम स्टेप्स ना, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, इन विद्यार्थियों से अपनी अपेक्षाओं को कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसमें अपार संभावनाएं ना हो। आप सभी जानते होंगे कि लंगड़े व्यक्ति भी मैराथन को जीतते हैं, अंधे व्यक्ति भी शूटिंग सीखते हैं। तो यहां पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, अपेक्षाएं किसी से हमें कम नहीं करनी चाहिए। अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। आप किसी ऐसे बच्चे को जो वंचित है किसी भी तरह से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, या फिर आपके फिनेंशियली वो डिप्राइव्ड है, तो इस तरह के बच्चे को आप किस तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा जोड़ सकें, इसके लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए और उसको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, बस यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है? अच्छा हाँ, ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट देखिए अगला है एक समावेशी कक्षा में। देखिए सब इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हो रही है कि ऐसा क्लास जहां पर सभी को लेकर के कक्षा चलाई जाती है, चाहे वो किसी रूप में पिछड़े हुए क्यों ना हो। अभी जो पीछे वाला क्वेश्चन था, चाहे वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, या किसी भी परिवेशीय रूप से वो पिछड़े हैं, तो ऐसे लोगों को समावेश करते हुए जो कक्षा चलाई जाती है, साथ लेकर कक्षा चलाई जाती है, उसे ही समावेशी कक्षा कहते हैं। मैं एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए? तैयार नहीं करना चाहिए। अगर आप तैयार नहीं करोगे तो आप पढ़ा नहीं पाओगे। कभी कभी तैयार करना चाहिए, बिल्कुल नहीं, कभी कभी कोई काम नहीं होता, हमेशा रेगुलर होना चाहिए। सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, नहीं हतोत्साहित नहीं हो सकते, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट एक टीचर को करना चाहिए अगर वो ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहता है। अदरवाइज अगर कोई मन से पढ़ाना ही नहीं चाहता है
है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है, आप किसी का भला नहीं कर सकते हो। टीचर के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि संयम के साथ, पेशेंस के साथ अपने काम को करे और रेगुलरली करे। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं। पठन वैफल्य होता क्या है, आपको यहाँ पर हिंदी लिखी है लेकिन आपको इंग्लिश में जब पता होगा तो ये आराम से, डिसलेक्सिया। कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में सी टेट, यूपी टेट और अदर टेट स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसमें कितनी बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि डिसलेक्सिया क्या है, पठन वैफल्य क्या है। आप सभी जानते होंगे जब किसी को पढ़ने में कठिनाई होती है तो उसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। उसमें अक्षमता है, किस चीज की अक्षमता है, धारा प्रवाह पढ़ने की, मतलब वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता है। जो पहला ऑप्शन है न्यून अवधान विकार, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि वो ध्यान नहीं लगा रहा है, ध्यान तो वो लगा रहा होता है, लेकिन क्योंकि उसको जो वर्ड्स हैं वो समझने में दिक्कत होती है, वो चीजों को सही समझ नहीं पाता है ना, तो इसीलिए वो धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। बाकी एक डिसेबिलिटीज का पूरा क्लास है जिसको हम एक क्लास में सभी डिसेबिलिटी कवर कर लेंगे, तो वहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 15 क्वेश्चंस थे सीडीपी के, जिसमें ज्यादातर बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीटेडली पूछे जाते रहे हैं वो हमने शामिल किए थे इसमें। आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। अगर आप चैनल से हमारे जुड़ते हैं तो सीटेट से रिलेटेड आपकी जो भी आने वाली एग्जाम है फेब में, तो उससे रिलेटेड आपको बहुत ही बेहतरीन मैथ्स, इंग्लिश, सीडीपी और अन्य जो पोर्शन है वो आपको बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।